सो टुडे माय टॉपिक इज चैप्टर ही बताओ इज गैस लॉ, है ना? मतलब गैसियस स्टेट। ठीक है, आई थिंक यू आर वेरी मच फैमिलियर विद दिस चैप्टर। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है जिसपे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, सबको पता है, वो आते हैं आइडल गैस इक्वेशन से। उसके बाद ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन से आपने हर बार देखा होगा एक क्वेश्चन आते हैं। और तीसरा जो होता है वंडरवॉल गैस इक्वेशन से, मतलब रियल गैस। मतलब जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिकली वो वो पढ़ने वाले हैं आइडल गैस और रियल गैस के बारे में। चैप्टर है बहुत इजी। अब इसको हम लोग बहुत इजी तरीके से भी पढ़ सकते हैं और थोड़ा सा इसको टफ बना के भी पढ़ सकते हैं। तो अगर हम टफ बना के थोड़ा पढ़ेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारी कवर हो जाएगी। ठीक है, तो पहले तो आपको एज यूजुअल पता ही होता है, बेसिक से मैं चलूंगा। एकदम जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप भी मुझे सिखा सकते हो या मैं भी आपको सिखा सकता हूँ, वो चीज़ें समझो। इस चैप्टर में बहुत ग्राफ्स आपको दिखेंगे। ठीक है, तो वो ग्राफ्स कैसे होते हैं केमिस्ट्री में, फिजिक्स जैसे नहीं है, बिल्कुल आसान है, कोई टफ नहीं है, बट फिर भी थोड़ा जानना जरूरी होता है। देखो क्या क्या टर्म्स यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। पहली बात तो यहाँ से आपको जो टर्म्स दिखेंगे वो एन एन मतलब आपको नंबर ऑफ मोल्स दिखने वाला है। नंबर ऑफ मोल्स का सबको फॉर्मूला पता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये आपको दिख जाएगा। या नंबर ऑफ मोल्स का मैंने बताया था गिवन पार्टिकल्स अपॉन एवोगेड्रो नंबर। ठीक है, ये भी आपको दिख सकता है। या नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू हो जाता है बच्चों क्या, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4। ये आप फेमिलियर हो चुके हो, जानते हो। उसके बाद आपको दिखेगा वॉल्यूम। वॉल्यूम तो आप जानते ही हो, वॉल्यूम का डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, वॉल्यूम का सिंबल वी होता है और इसको जनरली रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एमएल से रिप्रेजेंट करते हैं। या आप इसको मीटर क्यूब से रिप्रेजेंट कर सकते हो, डेसीमीटर क्यूब से कर सकते हो, सेंटीमीटर क्यूब से जिसको सीसी बोलते हैं, या इसको आप लीटर भी लिख सकते हो। ठीक है, ये जनरली आपको दिखते हैं। इनके बीच में कोरिलेशन क्या होता है, क्योंकि यूनिट भी बच्चा मिस करता है तो मैं बता देता हूँ। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब, इक्वल टू होता है 10⁻³ लीटर। उसके बाद इक्वल टू होता है 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब, या हो जाएगा 10⁻6 ml, या हो जाएगा 10⁻⁻9 mm क्यूब, मीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब। तो ये जनरली आपको मीटर क्यूब और लीटर में ही दिखते हैं। ठीक है, बट आपको छोट सभी सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी जाननी चाहिए। उसके बाद आ जाता है बच्चा आपका प्रेशर। प्रेशर में आपको क्या दिखेगा, यूनिट एटीएम दिखता है आपको। उसके बाद आपको पास्कल दिख जाएगा। उसके बाद न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिख जाएगा। उसके बाद आपको बार दिख जाएगा। उसके बाद टॉर दिख जाएगा, एटसेट्रा। ये आपका प्रेशर का यूनिट आपको दिखता है ना? ये सब आप जानते हो। ये रिलेशन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बाद में फिर से मैं नहीं बताने वाला हूँ। तो इसका रिलेशन जनरली आप क्या देखते हो, एटीएम में आपको ज़्यादातर दिखता है। ठीक है, एटीएम में इसका क्या लिखते हो, 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, या इसी को आप लिखते हो 760 mm ऑफ एच जी। एच जी मतलब सबको पता मरकरी होता है। उसके बाद या इसको आप लोग लिख सकते हो 760 टॉर, लिख सकते हो, लिखते हो ना? ठीक है भाई, लिखते हो तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद इसको लिख सकते हो 1.01325 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। या इसी को लिख सकते हो 101.325 किलो पास्कल, पीए पास्कल। या इसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चों, 1.01325 बार। जनरली 1 एटीएम और 1 बार को ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम बोल देते हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1 एटीएम इज इक्वल टू 10.33 मीटर एम ऑफ वाटर। ये भी कभी कभी यूज होता है। या हम लोग बोल सकते हैं 14.7 साई, PCI, ये भी एक यूनिट है। तो जनरली आपको यही दिखेगा 760 mm, 760 टॉर, या 101.325 किलो पास्कल। और 1 एटीएम को जब सॉल्व करने के लिए जाते हैं तो 1 एटीएम इज इक्वल टू 1 बार लेके सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि वैल्यू देखो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है। ये सारी यूनिट को आपको याद रखना है। ठीक है,
क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस में आ जाते हैं कि बिना यूनिट चेंज किए ही आपको क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो इसलिए मैं पहले बेसिक्स आपको बता रहा हूँ। ठीक है, टेम्परेचर, टेम्परेचर का यूनिट सबको पता है। यहाँ आपको दिखेगा केल्विन, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। जनरली आपको दिखता कौन है? केल्विन और डिग्री सेल्सियस। और आपको पता है केल्विन और डिग्री सेल्सियस में क्या रिलेशन है? केल्विन इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हो, डिग्री सेल्सियस प्लस 273, यही तो होता है ना। 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है तो उसके पास 273, लमसम फिगर मैंने लिया, मैंने ऐसा नहीं लिखा है 273.15, ठीक है, या 273.16, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम मैंने वैल्यू ले ली ताकि सॉल्व करने में आपको आसानी हो जाए। रिलेशन कैसे हम लोग इसका लिखते हैं? हाँ सर, रिलेशन तो हम लोग लिख सकते हैं, तो कैसे लिखते हैं जल्दी बताओ। C अपॉन 100 इज इक्वल टू K माइनस 273 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू F माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180। C सेल्सियस, K केल्विन, F फ़ारेनहाइट। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है नेक्स्ट टर्म, आपको दिखेगा इस जगह पे डेंसिटी। डेंसिटी को क्या लिखते हैं? रो। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बता दो? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसको हम लोग जनरली क्या देखते हैं, इसका यूनिट ग्राम पर सीसी। ठीक है, या हम इसको लिखते हैं केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, इसी और जनरली आपका रिलेशन क्या होता है? 1 kg पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम पर सीसी। तो अगर ये छोटी छोटी यूनिट्स आप याद रखोगे तो आपका आगे जाके न्यूमेरिकल सेम अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल है, फिजिकल केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं। उसके बाद कैसे कैसे ग्राफ आपको दिखने वाले हैं, देखो। पहला आपको दिखेगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ। एम मतलब सबको पता होता है क्या होता है, बेसिक्स पहले ही सिखा रहा हूँ, बाद में वहां दिक्कत ना हो, टेन थीटा। ठीक है, और सी मतलब क्या होता है बच्चों? इंटरसेप्ट होता है ना। ठीक है, वाई और एक्स तो आपको पता है ग्राफ है, एक्सिस है। तो अगर y इज इक्वल टू एम एस प्लस सी है तो ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आपको कैसे दिखेगा, याद रखना इस चीज को। देखो इस तरीके से आपका ग्राफ दिख सकता है। ये पहला लेवल आपको दिखेगा, दो तरीके से मैं बता दूं ताकि आपको वहां पे कहीं कोई न्यूमेरिकल सॉल्विंग में प्रॉब्लम ना हो जाए। अच्छा, अगर सीधा सीधा ओरिजिन से पास करे, ये देखो यहाँ से, ठीक है, अगर एकदम बिल्कुल ओरिजिन से पास कर रहा है तो इस जगह पे आपको पता है सी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? 0 हो जाएगी। ध्यान से देखना, इस जगह पे सी की कोई भी वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे सीधा सीधा क्या लिखोगे? y इज इक्वल टू एम एक्स। और यहाँ पर भी क्या लिखोगे? y इज इक्वल टू एम एक्स। कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। अब ये देख लिया, ठीक है, c की वैल्यू 0, c मतलब इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस और सॉरी y एक्सिस। अब थोड़ा ध्यान देना बच्चों, अब ये ग्राफ इस तरीके से नहीं, अगर इस बार इस तरीके से आ जाए, इस बार इस तरीके से पास हो रहा है ओरिजिन से, उल्टा थोड़ा, तो इस जगह पे याद रखना y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स है, यानी स्लोप क्या है? नेगेटिव है। ठीक है, उसके बाद अगर आपका लाइन इस तरीके से पास हो, इस जगह से, ठीक है, और एक लाइन इस जगह से पास हो, ठीक है, अब बताओ इस केस में क्या आ जाएगा रिलेशन? तुरंत आप बता सकते हो सर, इस जगह से ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, अब इसका देखो क्या आ जाएगा, आपको पता है ये वाई को नेगेटिव में ब्रेक कर रहा है, तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी होगा, यानी इंटरसेप्ट यहाँ पे क्या है? माइनस सी है, नीचे की तरफ है। और अगर ये वाला लाइन का ग्राफ पूछे तो लिखोगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, बिल्कुल पॉजिटिव है। और यही ग्राफ कभी बहुत जगह आपको इस तरीके से भी दिख जाता होगा, कहीं पर आपने देखा होगा ऐसे दिख जाता है, और यहाँ पे आपने देखा होगा एंगल कोई थीटा बना के रखता है, तो ये थीटा एक्चुअली एम है। तो इस केस में डायरेक्टली आप लिख सकते हो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सी क्या है पता है? ये इंटरसेप्ट है, और m क्या है? इस थीटा की वैल्यू है, और x तो आप जानते हो ये y एक्सिस है और x एक्सिस है, ये ध्यान रखना। अब अगर ग्राफ इस तरीके से कट हो रहा है, ध्यान देना, इस तरीके से ग्राफ है, ठीक है, उसके बाद या तो ग्राफ इस तरीके से है, अब बताओ क्या करोगे? आपको पता है जब उल्टा आ रहा है तो इस जगह स्लोप जो है नेगेटिव है,
तो यहाँ क्या लिखोगे, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, क्योंकि आखिर कट तो ऊपर ही कर रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पे c की वैल्यू प्लस होगी, लेकिन इस जगह पे देखो नेगेटिव साइड यानी जीरो से नीचे, तो यहाँ हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी। तो लाइन इस तरीके से आ जाए, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है तो साइन देख लेना m क्या है, c का क्या साइन है, उसके अकॉर्डिंग आपकी लाइन ड्रॉ होगी और उसके अकॉर्डिंग आप इंटरसेप्ट और स्लोप ढूंढ सकते हो। ठीक है, ये आ गया। अब अगर कहीं पे आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला आ जाए, अगर आपको ऐसा आ जाए y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, यानी y इज इक्वल टू k बाय x, ऐसा कुछ आ जाए, तो इस केस में जो आपका ग्राफ बनने वाला है वो ग्राफ बनेगा बच्चों हाइपरबोला। क्या बनेगा, हाइपरबोला। और हाइपरबोला का ग्राफ जो होता है वो कुछ ऐसा दिखता है इस तरीके से। ठीक है, और थोड़ा ज़्यादा ही हाइपरबोला बना दिया मैंने, ऐसा दिखेगा, है ना, इस तरह। हाँ मतलब समझ में आप लोग को आ गया होगा, थोड़ा सा अच्छा कर देता हूँ मैं ड्राइंग तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, है ना। तो जैसे ये दिख गया एक, ये दिख गया दो, ये दिख गया तीन। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि यहाँ पे ये K3 है, ये K2 है और ये K1 है। तो रिलेशन हमेशा याद रखना K3 K2 और ये K1। ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात है, ये क्या है, के क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक, उसके बाद अगर इस तरीके से आपको कोई इक्वेशन दिखे y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, अगर इस तरीके से दिखे, या आपको इस तरीके से दिख जाए x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर, यानी स्क्वायर के फॉर्म में हो, एक आपका नॉर्मल हो और दूसरा स्क्वायर के फॉर्म में हो, तो अब जो ग्राफ बनने वाला है वो बनेगा पेराबोला। ठीक है, तो पेराबोला का ग्राफ आपको कैसा दिखता है, तो पेराबोला का ग्राफ आपको दिखेगा कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद आपका फिर से एक और तरह का ग्राफ दिख सकता है जिसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट जानते हैं ना, ई टू दी पावर एक्स जो होता है। उसके बाद आपको इस तरह से दिख सकता है एक्सपोनेंशियल, रुको एक मिनट, एक्सपोनेंशियल ग्राफ। ठीक है, जो एक्सपोनेंशियल ग्राफ आपको दिखेगा, यानी y इज इक्वल टू ई टू दी पावर x या y इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एक्स, इस तरीके से कहीं ना कहीं आपको ग्राफ दिखने वाला है। तो इन ग्राफ को इस तरह के ग्राफ का किस तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है वो भी देख लो, कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, और या तो कुछ ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो अगर इस तरह का आपको कहीं ग्राफ दिख जाए तो समझ जाना ये क्या है, आपका एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। ठीक है, जब आप गैस लॉ पढ़ने वाले हो तो इतने ही ग्राफ आपको दिख सकते हैं जनरली, सबसे ज्यादा ये दिखेगा और आपको ये दिखता है ऊपर वाला फर्स्ट और सेकंड, लेकिन गारंटी कुछ भी नहीं होता लाइफ में, इसलिए आपको सारा कुछ ध्यान रखना होगा। अगर ऐसा दिख जाए तो पैराबोलिक, मतलब अगर ये एक्सप्रेशन आपको कहीं पे दिखे, अगर आपका रिलेशन में ऐसा आ जाए तो समझ जाना आपका जो ग्राफ बनेगा वो पैराबोला बनने वाला है। एग्जामिनेशन में डायरेक्ट भी पूछ देते हैं। और अगर कहीं एक्सपोनेंट से आपका आ जाए तो ऐसा ग्राफ आपको दिखे तो समझ जाना वो एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। कुछ इस तरीके से आपका दिख जाएगा नीचे से ऊपर की तरफ, यानी इसको थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा मतलब समझ में तो आपको आ ही क्या होगा, थोड़ा सा इसको ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा इसके इस तरीके से। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना, इसको थोड़ा सा और भी इसको कर्व इस तरह से लिख देंगे। खैर आपको बस समझने की बात है कि जब इस तरीके से आपको दिख जाए तो ये आपको सारे ग्राफ दिखने वाले हैं। अब आपके पास आ जाता है थियरी। तो थियरी में सबसे पहले आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, गैस लॉ। गैस लॉ में सबसे पहले आ जाता है बॉयल्स लॉ। कोई कोई बता सकता है जो गैस लॉ में बॉयल्स लॉ क्या होता है? अगर कोई बता सकता है तो बताओ, और नहीं बता सकता है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। कोई बता सकता है?
सर V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। हाँ, तो बॉयल्स लॉ में क्या बोलते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस, एनी गैस वेरी करता है इन्वर्सली विथ वॉल्यूम के साथ। यानी हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, मैं स्टेटमेंट नहीं लिखता हूँ, डायरेक्टली लिख सकता हूँ, क्योंकि जो आपको नहीं पता वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, फॉर गिवन एन, एन मतलब तो जानते ही हो, एन एंड टी। चलिए बहुत अच्छी बात है। उसके बाद इसी को हम लोग लिख सकते हैं P इज इक्वल टू के बाय वी। तो पी वी इज इक्वल टू आपको क्या हो जाएगा, जल्दी बता दो। आप तुरंत बोलोगे सर पी वी इज इक्वल टू के इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यही तो रिलेशन होता है। हाँ सर, या इसी को सर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू। हाँ सर बिल्कुल, दो अलग अलग प्रेशर और वॉल्यूम का कंडीशन हो और बहुत सारे कंडीशंस हो तो हम क्या रिलेशन लगा सकते हैं, पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू इज इक्वल टू पी थ्री वी थ्री डॉट डॉट डॉट, क्योंकि के क्या है, कांस्टेंट है। अब ये जो के की वैल्यू है वो डिपेंड करेगी अमाउंट ऑफ गैस में, ये है ना, द वैल्यू ऑफ के, क्योंकि जोड़ी थोड़ी है कि हर जगह सेम ही आ जाए। द वैल्यू ऑफ के जो होगी depends upon the amount of gas, depends upon the amount of gas and हम लोग क्या बोलेंगे, टेम्परेचर पे। इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्लियर। अब ये आपने आराम से लिख लिया, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब जो क्वेश्चंस आते हैं कि इस पे आपको डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ पूछे जाते हैं, तो अब आपसे पूछा जाए कि इसका ग्राफ आप कैसे बनाने वाले हो। पहले तो बड़ा आसानी से समझ जाना, जिससे पूछूं थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, क्योंकि अभी मैं पढ़ा के इतनी दूर आया हूं। ये आपका P और 1/V का ग्राफ पहले पूछे, उसके बाद आपसे पूछे कि P और V का ग्राफ बताओ या V और P का ग्राफ बताओ, इस तरीके से क्या बनने वाला है बताओ। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या बोला। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक मिनट। ठीक है, यहाँ लगा दो V और यहाँ लगा दो P। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाए कि बताओ PV और P का ग्राफ कैसा बनेगा। ठीक है, ये तीनों, पहले ये तीनों आप लोग बताओ कि आपको जो ग्राफ बनेगा वो V1, जो आपका पहला दूसरा और तीसरा, कैसा ग्राफ आपका बनने वाला है। चलिए फर्स्ट कौन बता सकता है, अभी मैं पढ़ा के आया हूँ, जल्दी बोलो। सर फर्स्ट का स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल, फर्स्ट का स्ट्रेट लाइन, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है, तो फर्स्ट का सीधा सीधा आप क्या बनाओगे, ये स्ट्रेट लाइन। सेकंड देखो, V और P, मतलब P और V एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अभी आपको पढ़ाया था जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं तो ग्राफ कैसा बनता है, इस तरह से बनता है, यानी हाइपरबोला बनेगा। तो जो P और V का ग्राफ होगा वो क्या होगा, इस तरीके से होगा। अब पीवी और पी में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है, पीवी इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, इट इज पैरेलल टू पी एक्सिस, यानी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहाँ तक किसी को डाउट है, नहीं। अब थोड़ा सा और आ जाओ, यहाँ से खत्म नहीं होती है बात। अब सपोज करो अलग अलग, मैंने बोला एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, सपोज करो टेम्परेचर चेंज हो गया। ठीक है, जो टेम्परेचर आपका चेंज हो गया, मतलब सब तीनों केस में अलग अलग टेम्परेचर है, तो आपको पता है अलग अलग टेम्परेचर हो जाएगा, तो आपका रिलेशन क्या है, P1V1 इज इक्वल टू P2V2। अब आपका टेम्परेचर अगर आ जाए तो आप क्या, और टेम्परेचर भी आ जाए, नंबर ऑफ मोल्स भी आ जाए, तो आप क्या लिखोगे सर, P1V1 अपॉन N1T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन N2T2, कुछ ऐसा लिखोगे। हाँ, यानी अब आपके डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर भी आ गए हैं। तो अब आपसे ग्राफ फिर से मैं पूछूं कि ये है V और ये है आपका 1/P,
और ये है आपका V और ये है P और ये है आपका PV और ये आपका P है। ठीक है, मैंने 3 टेम्परेचर दे दिए। तो आपके जो ग्राफ कुछ ऐसे बनेंगे, यहाँ पे मैंने लिख दिया T3, T2, T1। और इस बार इसका ग्राफ कैसा बनेगा, हाइपरबोला 1, 2 और ये 3, ये T1, ये T2 और ये T3। ठीक है, और उसके बाद आपका क्या बनेगा, 1, 2, 3, ये T3, ये T2 और ये T1। कुछ ऐसा बनेगा क्या? हाँ, चलिए अब अलग अलग टेम्परेचर है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रिलेशन कुछ ऐसा होता है, अभी लिखा दिया कि जो कांस्टेंट का वैल्यू है वो डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ गैस टेकन और टेम्परेचर पे। तो अब मुझे बताओ T1, T2 और T3 के बीच में क्या रिलेशन है? T1, T2 और T3 के बीच में अगर मैं ग्राफ में पूछूं कि बताओ इसमें कौन सा सही है, क्या ये ऐसा है T3, T2 या T1? क्या ये ऐसा है T1, T2 और T3? उसके बाद सेम केस में यहाँ मैं बोलूँ T3, T2 और T1, या मैं बोलूँ T1, T2 या T3, या मैं बोलूँ तीनों सेम है T1, T2 और T3, या यहाँ पे मैं बोलूँ T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T3। तो बोलो क्या रिलेशन आएगा? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आया था। तो जल्दी से रिलेशन बताओ, अभी थोड़ी देर पहले मैं समझा के आगे बढ़ा हूँ। तो क्या रिलेशन आएगा बच्चों? इफ एनीवन आस्क यू व्हाट इज द रिलेशन, तो इस केस में क्या रिलेशन बोलोगे? 1, 2 और 3 में कौन सही होगा? तो आपको पता है ये फर्स्ट वाला T3, T2 और T1, इसमें कौन सा सही होगा? ये फर्स्ट वाला। इस चीज को ध्यान रखना। समझ में आया? ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पे आपको हाइपरबोला के ग्राफ में भी देखो बताया था K3, K2, K1। अब यहाँ पे क्या है T3, T2, T1, क्योंकि बॉयज लॉ में कांस्टेंट कौन होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट कर लिया ना, और इसी चीज को आप इस रिलेशन से भी समझ सकते हो, आपको आसानी से ये चीजें भी समझ में आ जाएगी। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया? चलिए अब भी यहाँ से बात यहाँ पे ख़त्म हुई नहीं है। अब यहाँ से बात और भी स्टार्ट होती है, क्योंकि ग्राफ का पैटर्न हो सकता है बार बार बदलता चला जाए। सपोज करो आपको दिया हुआ है PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब आपने इस जगह पे लॉग लगा दिया तो क्या हो जाएगा? लॉग PV और इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट को क्या लिख सकते हैं? लॉग के लिख सकते हैं। चलिए अब आपको पता है कांस्टेंट पे लॉग लगा देंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? आप तुरंत बोलोगे सर कांस्टेंट पे अगर लॉग लगा दें तो उसकी वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं? डायरेक्टली कांस्टेंट लिख दे चलेगा, या लॉग के लिख दे, कुछ भी लिख दो, क्या फर्क पड़ता है? चलिए अब आपने इसको लिख दिया log a इंटू बी, तो क्या लिखोगे जल्दी बता दो? log a इंटू बी इज इक्वल टू क्या होता है? log a प्लस बी होता है क्या? इज इक्वल टू log k। हाँ सर बिल्कुल ऐसा हो सकता है। चलिए अब आपको इस तरह से लिख दो log p इज इक्वल टू माइनस log v प्लस log k। अब मुझे बताओ अगर यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि अरे यार ये ड्राइंग जो है ना, चलिए इस जगह पे अब यहाँ पे मैंने बोल दिया log p और log v का ग्राफ बताओ। चलो इक्वेशन देख के बताओ log p और log v का ग्राफ कैसा हो सकता है? मुझे बिल्कुल ही नहीं पता। अब अगर आपसे कोई पूछे कि log p और log v का ग्राफ बताओ, अब थोड़ा सा और जो टैलेंटेड है वो, जो टैलेंटेड क्या है, यहाँ तो सारे टैलेंटेड हैं, मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हो। ठीक है, log p और log 1/v का ग्राफ बताओ। सोचो तो ग्राफ कैसा हो जाएगा? log p और log v और log p और log 1/v। अच्छा log p और log 1/v एक्चुअली क्या होता है? माइनस log v को हम लोग log 1/v तो लिख सकते हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। लो दोनों इक्वेशन बना दिया। अब आपको दोनों का ग्राफ बताना है। चलिए जल्दी बताइए फास्ट। समय बर्बाद मत कीजिए, ना तुम्हारे पास समय है ना मेरे पास, तो बिल्कुल ही नहीं है। चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए। अरे बाप रे इतने सारे चैट, अरे वाह, चलिए बहुत अच्छा। सर ध्यान दो, बिल्कुल हर जगह एक ही थ्योरी लगती है। क्या थ्योरी? अभी आपको पीछे मैंने ग्राफ बताया था कि अगर इंटरसेप्ट नेगेटिव में है ना, y इज इक्वल टू, तो इस बार जो ग्राफ आएगा वो क्या होगा? नीचे की तरफ आएगा। हाँ, और अगर यहाँ पे देखो इस बार इंटरसेप्ट क्या पॉजिटिव में है, और इस बार ग्राफ कहाँ जाएगा?
आप बोलोगे सर सीधा जाएगा, और ये जो है यहाँ ये आपके क्या है, लॉग के की वैल्यू है। आया समझ में? तो इस चीज को हमेशा याद रखना। कब? ये थोड़ा सा इसको टैली कर लो, अगर थोड़ा सा आपके दिमाग में नहीं आया, ये देखो ये बताया था मैं, इंटरसेप्ट नेगेटिव है तो नीचे की तरफ आया, और सेम चीज अगर इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ गया था, इस तरीके से। तो सेम एज इट इज इस जगह पे आप देख रहे हो कि इंटरसेप्ट हमारा क्या है, सॉरी एम, इंटरसेप्ट तो क्या बोलो, एम की वैल्यू नेगेटिव है तो नीचे की तरफ आया, और इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो हर जगह पॉजिटिव एक्सिस पे ही कट किया है। ठीक है, तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो ग्राफ में घबराना नहीं है। अब देखो, अब सिग्निफिकेंस क्या है बॉयल्स लॉ का, कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि बॉयल्स लॉ क्यों पढ़ते हैं, कोई बता सकता है? सिग्निफिकेंस ऑफ बॉयल्स लॉ, ये बॉयल्स लॉ पढ़ा क्यों जाता है, थोड़ा ध्यान से समझना। आपको पता है कि P इज इक्वल टू क्या लिखा आपने, K बाई वी, या V इज इक्वल टू 1/P, या P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/B, ऐसा ही कुछ आपने लिखा। अब आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है क्या? बिल्कुल, यानी डेंसिटी अगर एक पर्टिकुलर मास, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गैस की बात करें तो दैट इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो जब हम दोनों को ऐड कर लेते हैं तो आप क्या देख रहे हो कि डेंसिटी, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी एंड डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, यानी प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी हो गया। यानी हम ऐसा लिख सकते हैं P1 अपॉन रो वन इज इक्वल टू P2 अपॉन रो टू, सो वन इज इक्वल टू के, सो ऑन इज इक्वल टू के। क्या ये प्रेशर और डेंसिटी में कोई रिलेशन है? हाँ बिल्कुल है, देख लो अच्छे से तरीके से। तो अब आप क्या देख रहे हो कि अगर डेंसिटी इंक्रीज, देखो ना यहाँ से, इन दोनों को देख लो, मैथमेटिक्स लगा दो। ठीक है, यहाँ देखो, ये आरएचएस सेम है तो एलएचएस सेम हो जाएगा, यानी प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, यानी P1 अपॉन रो वन इज इक्वल टू P2 अपॉन रो टू, सो ऑन इक्वल टू के मतलब क्या, कांस्टेंट। तो अब आप देखो, यानी अगर प्रेशर बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, यानी अगर डेंसिटी बढ़ती है तो प्रेशर बढ़ता है, और अगर डेंसिटी घटती है तो प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब थोड़ा सा ध्यान दो। अब अगर आप किसी ने, आपने वो क्या बोलते हैं, रॉक क्लाइंबिंग की होगी, अगर कोई एडवेंचरस ट्रिप में गए होगे तो ऊपर जाने के समय आपने देखा होगा ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, है ना। हायर एट हायर एल्टीट्यूड पे क्या होता है, थोड़ा बताओ तो। एट हायर एल्टीट्यूड पे आप क्या देखते हो, जो होता है आपको ऑक्सीजन चाहिए होता है, वहां पे ऑक्सीजन लेस होता है, तो ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो आपको पता है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या हो जाता है, लो हो जाता है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो हो जाता है तो आपको पता है डेंसिटी डिक्रीज करेगी, तो एयर बिकम्स लेस डेंस, एयर बिकम्स लेस डेंस, यानी ऊपर जाने पे आपको क्या होगा, सांस लेने में तकलीफ होगी, क्योंकि प्रेशर घटने लगता है। प्रेशर इज इक्वल टू, आपको पता है प्रेशर का फॉर्मूला आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, रो जी एच, पढ़ते हो ना। तो यानी हाइट का और डेप्थ का कहीं ना कहीं फैक्टर प्ले करता है। तो जैसे ही हम ऊपर जाते हैं प्रेशर क्या हो जाता है, कम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो एयर क्या हो जाएगा, लेस डेंस हो जाएगा, जिसके चलते सांस लेने में हमें तकलीफ हो सकती है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर ऊपर लेके जाते हैं। समझ में आया? तो यही है सबसे बिग सिग्निफिकेंस बॉयल्स लॉ का। तो अगर कभी कोई पूछे तो इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। क्लियर? चलिए, अब आपके पास आता है सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ आपका क्या है बच्चों? सेकेंड लॉ होता है चार्ल्स लॉ। कोई बता सकता है चार्ल्स लॉ आपका क्या है? मुझे तो ये सब चीजें नहीं आती, तुम लोग थोड़ा सा मुझे बताओ। सेकेंड लॉ इज चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या बोला जाता है, बोलो। कोई कोई बताएगा चार्ल्स लॉ क्या होता है? Sir, हम्म sir, at constant pressure, हम्म volume is directly proportional to temperature. बिल्कुल, ये डायरेक्टली बोला जाता है एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इंक्रीज और डिक्रीज बाय अ फैक्टर 1 अपॉन 273.15 ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस पर डिग्री राइज, या पर डिग्री राइज और फॉल ऑफ टेम्परेचर। मतलब इसका रिलेशन क्या बोलता है कि Vt इज इक्वल टू V0 1 प्लस T अपॉन 273
0.15। ये इसका एक छोटा सा रिलेशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? Vt इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस टी अपॉन 273। ये इसका एक बहुत छोटा सा रिलेशन हो जाता है। यानी ये कब हो जाएगा? ये एट कांस्टेंट प्रेशर पे। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दो एट कांस्टेंट एन पी पे। ठीक है, अब ये आपका रिलेशन हुआ। टी मतलब आपको पर डिग्री जो है कोई भी टेम्परेचर लिख दो। अब अच्छा थोड़ा सा मुझे बताओ कि अगर मैं बोलूं कि थोड़ा समझना चीजें कितनी आसान हो सकती है उसको देखो। वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो तुम क्या बोलोगे बताओ? सर ये तो बहुत आसान है, मैं लिखूंगा वी वॉल्यूम एट 0 डिग्री यानी V10 इज इक्वल टू वी नॉट प्लस 1 प्लस 10 अपॉन 273.15। अब इस कैलकुलेशन को आप थोड़ा इजी करने के लिए 273 भी लिख सकते हो। अब मैं बोलूं बताओ वॉल्यूम एट 20 डिग्री। ठीक है, अगर टी 20 डिग्री पे हो तो आप क्या बोलोगे? सर V20 इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस 20 अपॉन 273.15। बहुत अच्छी बात है। अब मैं बोलूं कि वॉल्यूम एट -10 डिग्री, तो V -10 इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस -10 अपॉन 273.15। क्या कुछ आप ऐसा एक्सप्रेशन लिखते हुए बढ़ोगे? हाँ। अब मैं बोलूं कि बताओ वॉल्यूम एट -273.15 डिग्री सेल्सियस। तो अब आप क्या करोगे? सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। वॉल्यूम एट -273.15 इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस -273.15 डिवाइडेड बाय 273.15। अब आपको पता है क्या दिख रहा है आपको? ये और ये आपस में कैंसिल हो गए तो बचा 1 माइनस 1। 1 माइनस 1 क्या होता है? 0। तो आप देख रहे हो जब टेम्परेचर 273.15 डिग्री सेल्सियस है तो उस जगह पे वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या है? बिकम्स 0। ठीक है, और इस टेम्परेचर को बोला जाता है बच्चों एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, -273.15 डिग्री सेल्सियस इज अ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर वेयर वॉल्यूम ऑफ द गैस बिकम्स जीरो। ये डेफिनेशन लिखना सही नहीं होता। क्या बोलोगे? the temperature at which the gaseous substance any substance does not exist in a gaseous form। जिस टेम्परेचर पे कोई भी सब्सटेंस गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते उस टेम्परेचर को हम लोग एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोलते हैं, जो होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस, केल्विन नहीं। अब इसको कभी कभी किसी बुक में डायरेक्टली लिख देते हैं -273, लेकिन वो लिखना सही नहीं होता, पूरा लिखो। समझ में आया? और याद रखना कोई भी ऐसा टेम्परेचर नहीं होता जहां गैस का वॉल्यूम पूरा पूरा जीरो हो जाता, इसलिए ऐसा मत डेफिनेशन लिखना द टेम्परेचर एट विच वॉल्यूम ऑफ द गैसियस सब्सटेंस बिकम जीरो। बेटर ये होता है द टेम्परेचर एट विच डेफिनेशन द टेम्परेचर एट विच वेयर नो सब्सटेंस एग्जिस्ट इन अ गैसियस फॉर्म। ये अगर तुम लिख के आओगे तो थोड़ा अच्छा साउंड और थोड़ा अच्छा बज करता है। तो अब आप पे डिपेंड करता है आप इसको क्या लिख के आते हो। मेरे जिम्मे में तो नहीं है, मुझे आपको समझाना था, मैं आपको समझा रहा हूं। अब इसका अगर आपसे ग्राफिकल एकदम डायरेक्टली आपसे पूछ दे कि एक साफ सुंदर लफ्जों में इसका फिगर आउट कर दो, तो आप सीधा सीधा ये लिखोगे कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू K। ठीक है, अब आपने देखा कि इस जगह पे जो ग्राफ है आपका जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है। तो जब कोई चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ होता है तो अगर मैं आपसे पूछूं कि V और T का ग्राफ तुम कैसा बनाने वाले हो, तो आप सीधा सीधा बोलोगे सर V और T का ग्राफ तो सीधा स्ट्रेट लाइन बनने वाला है। कहीं किसी को प्रॉब्लम है? नहीं सर, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं बोलूं कि थोड़ा सा बैक साइड आ जाओ और इसको बिल्कुल और भी नीचे से ले जाओ, मतलब -273 से, तो आपको घबराने की बात नहीं है। आप सीधा सीधा इस तरीके से आप कर दोगे और इस जगह पे जो टेम्परेचर है इसी को क्या लिखोगे?
273.15 डिग्री सेल्सियस, और ये आपका V है और ये आपका T ग्राफ है। किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं। अब थोड़ा सा मैं इसको और मॉडिफाइड करता हूँ, तो V इज इक्वल टू V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो V इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं KT, K मतलब कांस्टेंट, log लगा दो तो log V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log K प्लस log T हो जाएगा। क्या मैं इसको थोड़ा मॉडिफाइड कर लूँ, log V इज इक्वल टू log T प्लस log K एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। बिल्कुल। अब मैं बोलूँ इसका ग्राफ बताओ log V और log K के बीच में, सॉरी log T के बीच में। तो अब आपको पता है log V और log T के बीच में जो ग्राफ होगा वो कैसा है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। हाँ, जब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ होता है तो आपको पता है लाइन क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। कैसा हो जाएगा बच्चों, इस तरीके से हो जाएगा। और ये जो आपका है वो है इंटरसेप्ट, सीधा स्ट्रेट लाइन। मतलब ये थोड़ा मुझे मतलब थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है, मतलब है मतलब सीधा, समझ में मतलब समझ में आ गया ना आपको। तो इस तरीके से अगर आपको ग्राफ दिया जाए तो आप बहुत आसानी से, आराम से आप ग्राफ को बना सकते हो। क्या किसी को प्रॉब्लम है? नहीं। चार्ल्स लॉ समझ में आ गया अच्छे तरीके से? आई होप सो आप लोग को समझ में आ चुका है, नहीं दिक्कत होनी चाहिए। अब आप थोड़ा सा और रुकिए। अब आप मुझे इस जगह पे थोड़ा सा ये बताइए कि जब मैंने इसका ग्राफ बनाया, कहाँ है, एक मिनट रुक जाइए बच्चों, एक मिनट रुकिए, है ना, बता दिया। ठीक है। अब मैं इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता हूँ, और मॉडिफिकेशन किस सेंस में करता हूँ, मैंने थोड़ा सा और इसमें मॉडिफाइड करके क्या किया, अब इस जगह पे मैंने थोड़ा और वैल्यू पुट कर दी। क्या किया मैंने कुछ ऐसा ग्राफ बना दिया। एक मिनट, ये इस जगह पे आपका आ गया। ठीक है, ये आपका V और ये आपका T का ग्राफ है। ठीक है मुझे, ठीक है, और इस जगह पे ये है आपका, देन ये, और देन ये आपका, ये है आपका P1, ये है आपका P2 और ये है आपका P3। ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि P1, P2 और P3 इनके बीच में रिलेशन बताइए, क्या रिलेशन हो सकता है? क्या P1 P2 इज इक्वल टू P3 है? क्या P3 P2 और P1 है? और क्या ये P1 P2 और P3 है? जल्दी से बताइए सर। थर्ड ऑप्शन इज द आंसर, P1 ग्रेटर देन P2 देन ग्रेटर देन P3। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप ध्यान रखोगे तो अब आपसे चीज़ें होने लगेंगी। ठीक है। अब आपके पास एक छोटा सा है कि जब हम लोग इसको पढ़ते हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है चार्ल्स लॉ का। अच्छा, ये जो ग्राफ बन रहा है ये चार्ल्स लॉ में, इसमें प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। तो जो ये जितने भी ग्राफ बने ना, इन ग्राफ को कलेक्टिवली बोला जाता है आइसोबार्स। ठीक है, जब प्रेशर कांस्टेंट हो और जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो ना बच्चों, तो जो आपको बोला जाता है उसको बोला जाता है आइसोथर्म। थर्मोडायनामिक्स में आप पढ़ चुके हो और आगे मैं पढ़ाऊंगा भी। ठीक है, तो अगर कलेक्टिवली पूछा जाए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को, तो ग्राफ बिटवीन V एंड T एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड आइसोबार। ग्राफ बिटवीन V एंड P एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड आइसोथर्म। याद रखना इस चीज को। तो कभी कभी अगर पूछ दे तो आप इस चीज को याद रखना, सिंगल क्वेश्चन में आपके आते हैं। चलो, अब इसका कंसेप्ट जो है, सिग्निफिकेंस क्या है चार्ल्स लॉ का। आपने क्या देखा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, और डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो यानी आप अल्टीमेटली अगर सॉरी क्या है, एक मिनट रुक जाइए, density is inversely proportional to volume for a particular amount of gas। तो रिलेशन आप क्या देख रहे हो कि डेंसिटी जो होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है ना। यही तो आपका रिलेशन हो जाएगा।
यानी अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो डेंसिटी ऑफ द गैस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो हॉट एयर बलून जो होता है ना बच्चों, इसी का कंसेप्ट है। तो जब किसी भी बलून में हम हॉट एयर फिल करते हैं तो आपको पता है वो ऊपर उठने लगता है। क्यों ऊपर उठने लगता है? क्योंकि जब वो गर्म होता है तो उसकी डेंसिटी जो होती है वो नॉर्मल एयर, एटमॉस्फेरिक जो एयर होता है उसकी डेंसिटी से क्या हो जाता है, कम होने लगता है, जिसके चलते वो क्या हो जाता है, ऊपर जाता है। तो चार्ल्स लॉ का सबसे बेस्ट कंसेप्ट है हॉट एयर बलून। ठीक है, इसीलिए बलून में हमेशा क्या होता है, गर्म हवा भरी जाती है। क्लियर? बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आपका थर्ड लॉ आ जाता है। थर्ड लॉ कोई बता सकता है? थर्ड लॉ बहुत इजी है, आपको पता है थर्ड लॉ को क्या बोलते हैं बच्चों? थर्ड लॉ को बोलते हैं पीटी लॉ, यानी प्रेशर टेम्परेचर लॉ, या इसी को बोला जाता है गे लुसैक लॉ। क्या बोलते हैं बच्चों? इसी को बोला जाता है गे लुसैक्स लॉ। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना। क्या होता है, उस जगह पे आपने क्या देखा, एट कांस्टेंट प्रेशर देखा। यहाँ पे क्या बोलोगे बच्चों, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यानी आप सीधा सीधा लिख सकते हो P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2 इज इक्वल टू के मतलब आपको पता है बच्चों क्या होता है, कांस्टेंट होता है। या P इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, KT लिख सकते हैं। ठीक है, और इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या लिखते हैं, PT इज इक्वल टू P0 1 प्लस टी अपॉन 273.15। ग्राफ आपको पता ही है, बिल्कुल वही सिंपल सा ग्राफ आपका बनने वाला है। जिस तरह से वॉल्यूम का ग्राफ आपने बनाया उसी तरह से पी और टी का ग्राफ आपका, बिल्कुल इसमें कहीं कोई नई चीज नहीं है। ठीक है, अब जो ये जो कलेक्टिवली आपके ग्राफ बनने वाले हैं, इस ग्राफ को, अच्छा इसको लॉग में भी बना सकते हो। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे लॉग पी और यहाँ पे लॉग टी, तो ग्राफ कैसा बनेगा बच्चों, बिल्कुल इस तरह का बनेगा। और ये जो गैप खाली है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरसेप्ट बोला जाता है। ठीक है, अब अगर इसी में मैं P और T में दो अलग अलग वॉल, इस जगह पे यहाँ और इस जगह पे इस तरह लिख दूं, और यहाँ लिख दूं V1 और यहाँ लिख दूं V2, तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल आप याद रखना। ये जो जिस तरीके से यहाँ रिलेशन देखा था ना, ये P1 ग्रेटर देन P2 और ग्रेटर देन P3, बिल्कुल यहाँ से V1 ग्रेटर देन V2, V2 ग्रेटर देन V1 लिख के मत आना। अगर ऐसा करके आ गए तो हो जाओगे तुम बिल्कुल ही गलत। तो ये छोटी छोटी चीजें आप लोग को ध्यान देनी होगी। क्लियर? ये हो गया पीटी लॉ, और इसको हम लोग बोलते हैं गे लुसैक्स लॉ। क्लियर? और इसमें हमेशा क्या होता है, वॉल्यूम आपका कांस्टेंट होता है। और ये जो ग्राफ बना, इस ग्राफ को बोला जाता है कलेक्टिवली आइसोकोर्स। ठीक है, ये याद रखना। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो क्या बोलोगे, आइसोबार। वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो आइसोकोर, और टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो जो ग्राफ होता है उसको बोला जाता है बच्चों आइसोथर्म। यहाँ तक अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है, और नहीं प्रॉब्लम है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, अब जिससे मैं पूछता जाऊं वो बताता जाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा मॉडिफाइड कर दूं और थोड़ा सा ग्राफ डाल दूं, अब मैं बोलूं कि ग्राफ इस बार आपका गिवन है P और 1/T पे। क्या बोला मैंने, P और 1/T पे ग्राफ है। ठीक, और इस बार आपका ग्राफ है बच्चों P/T पे और T पे। बोलो कैसा ग्राफ बनने वाला है, खुद से सोचो। P और T पे, P और T पे तो मैं ग्राफ बना ही दिया, अभी बता दिया कि P और T पे ग्राफ जो होगा आपका बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। लेकिन PT अपॉन T पे और P और 1/T पे क्या होने वाला है, क्या कर सकते हो, किस तरीके से करोगे? तीनों का ग्राफ थोड़ा सोच के बताओ, आराम से, घबराना नहीं है, आराम से बताना है। बिल्कुल, मतलब मेरा काम आप लोग को यही समझा देना था कि ग्राफ को कैसे पहचान लेंगे हम लोग। अगर आपकी बेसिक्स अच्छी है तो ग्राफ आप पहचान लोगे, ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस।
तो अगर इस तरह से पूछा जाए तो कहीं मत घबराना, आराम से करके आना। आपको क्या लगता है थोड़ी आपसे नीट में इतना आसान क्वेश्चन पूछ जाएगा कि चार्ल्स लॉ और बॉयस लॉ क्या होते हैं, ग्राफ बदल बदल के वो आपसे पूछेंगे कि अब बताओ इंटरसेप्ट क्या होगा, कैसे क्या हो सकता है। उसके बाद आ जाता है बच्चों एवोगेड्रोज लॉ। एवोगेड्रोज लॉ, तो अगर पूछा जाए एवोगेड्रोज लॉ क्या है, ये बता चुके हो। एट सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी सीधा सीधा लिख सकते हो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। ये तो मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में भी बता चुका था। V मतलब वॉल्यूम, N मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। ठीक है, यही तो होता है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। आ गया यहाँ तक? ठीक है। अब इस जगह पे थोड़ा सा ग्राफ आपसे पूछा जा सकता है कि ग्राफ किस तरीके से हो जाता है। जनरली आपको पता होता है वॉल्यूम, 1 मोल ऑफ गैस कितना वॉल्यूम लेते हैं एट एसटीपी कंडीशन पे, आपको पता है 22.4। और थोड़ा सा अगर मैं बोलूं तो कभी कभी आप देखते हो उसको 22.6 भी हो जाता है, लेकिन खास उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब मैं आपसे पूछूं कि अगर आपसे ग्राफ बनाने पूछे, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, V और N, तो आप सीधा बोलोगे सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन बनने वाला है। ठीक है, यानी अगर मैं ऐसा लिख दूं V इज इक्वल टू के एन, के क्या है कांस्टेंट है, इंटरसेप्ट होता ही नहीं है, ये क्या है y एक्सिस है सर, और ये आपका क्या है x एक्सिस है, ये आपने लिख दिया। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी तो है ही नहीं, तो सर ग्राफ ऑरिजिन से उठेगा ये। ठीक है, अब मैं पूछूं ये जो k है, यानी ये क्या k क्या है, m है, तो इस k का वैल्यू को तुम गवर्न कैसे करोगे, यानी इस इक्वेशन में m की वैल्यू क्या होगी, यानी टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, एक्सप्रेशन बताओ। अगर कोई पूछे टेन टेन थीटा की वैल्यू क्या कैसे निकालोगे, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ। वैसे मैंने पढ़ाया नहीं है बट फिर भी तुम लगा सकते हो दिमाग, क्योंकि आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो। ठीक है, अब इस तरीके से मैंने यहाँ लिख दिया, और इस बार माइक ऑन करके बोलना, ठीक है, जिसको बोलना है। ठीक, अब वी बाय एन और एन का ग्राफ कैसा होगा। ठीक है, अब आपको पता है वी बाय और एन का ग्राफ क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ही तो है, तो ग्राफ पैरेलल टू क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस है। अब ये जो यहाँ बीच में आपका गैप बचा, इंटरसेप्ट बचा, वो क्या हो जाएगा, वो आपको बताना है। ठीक है, अब मैं बोलूं कि ग्राफ आप बताओ लॉग वी और लॉग एन के बीच में। आपको पता दोनों तरफ लॉग ले लिया तो सिंपल सा आपको लॉजिक तो पता ही है। ठीक है, तो आपको सीधा सीधा इस जगह पे आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, सर इस तरीके से ग्राफ होगा। और आपको पता है यहाँ थीटा होता है, ये इंटरसेप्ट क्या होगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ इस ये इंटरसेप्ट तो लॉग के होगा। हाँ मैं मानता हूँ लॉग के होगा, के की वैल्यू क्या है यही तो आपको बताना है। वो तो मैं समझ गया के होगा, तो के की वैल्यू क्या होगी बच्चों, ये बताओ चलो जल्दी से, जिसको आता है वो बता दो। सर RT/P। बिल्कुल एकदम सही है, आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, RT/P, क्योंकि PV इज इक्वल टू क्या होता है, NRT। तो आपको पता है K क्या है, कांस्टेंट है, P भी कांस्टेंट है, T भी कांस्टेंट है, और R तो सबको पता है कांस्टेंट होता है। तो अगर तुरंत आपसे पूछे कि कभी घबराओ मत, एकदम आपको पता है ये T और P तो सर कांस्टेंट होता है, यही तो एवोगाड्रोस लॉ है, तो P K भी तो कांस्टेंट, तो इस जगह पे आ क्या सकता है सर, RT/P, क्योंकि PV इज इक्वल टू क्या होता है, NRT, तो एन PV इज इक्वल टू NRT होता है। अगर आप लिखोगे PV इज इक्वल टू ऐसे लिखो ना NRT, तो अगर आपके पास अगर इसका एक्सप्रेशन लिखने बोले तो आप V इज इक्वल टू क्या ऐसा लिख सकते हो, RT/P इंटू एन, ऐसा ऐसा होगा क्या, देखो तो, हाँ सर बिल्कुल होगा। तो V इज इक्वल टू RT/P, तो यही तो आपका K है, तो इस जगह पे आप क्या लिख सकते हो सर, RT/P। ये भी आपका क्या हो जाएगा, RT/P, और ये भी आपका क्या है, K मतलब लॉग K, तो यहाँ पे क्या होगा, लॉग RT/P। बस इसको याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे देते नहीं है, आपसे डायरेक्टली पूछ लेते हैं, तो अगर डायरेक्टली भी पूछे तो आपको घबराने की बात नहीं है। साधा सुंदर लफ्जों में आपको मैंने आपको थ्योरी से ज्यादा आपको ग्राफ बताया, क्योंकि ग्राफ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, तो अगर उस पर आपका कमांड है तो आपको चीजें समझ में आ गई। अब आपको पता है कि इन सब चीजों को जब हम लोग एक साथ मिक्स कर देते हैं ये सारे लॉ को, तो इन सारे लॉ को मिक्स करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन आता है वो आता है आइडियल गैस।
सारे सारे चीजों को आपने एक साथ गैदर कर दिया। सर एवोगैड्रो लॉ में आपने क्या देखा, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, उसके बाद V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, चार्ल्स लॉ, उसके बाद V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन एवोगैड्रोज लॉ। सबको अगर ऑल टुगेदर कर दिया तो हम क्या देखते हैं, V इज प्रोपोर्शनल टू 1/P इंटू T इंटू N। ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दिया तो आप क्या लिखोगे, V इज इक्वल टू R/P इंटू T इंटू N। तो सीधा ये यहाँ चला गया, PV इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, NRT। R सबको पता है, R क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट, और इसी को बोला जाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। चलिए अब इसकी वैल्यू क्या होती है, सबको पता है इसकी वैल्यू 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, यही तो होता है, या होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, या ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, यही तो होता है। तो अगर आर की वैल्यू आपसे पूछी जाए तो जनरली आपको ये वैल्यू याद रखनी होगी, 0.0821, ठीक है। उसके बाद या तो आप लिखो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, या 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, या इसको अर्ग में भी लिख सकते हो। जनरली इन तीनों से आपका काम चल जाएगा। हाँ, कुछ बोलना है क्या? किसी ने माइक ऑन किया है, किसी को कुछ बोलना है क्या? चलो ठीक है, कोई ना। अच्छा, तो अभी आपको तो यानी एक्सप्रेशन में आपने क्या देखा कि PV इज इक्वल टू NRT है, यानी PV अपॉन NT इज इक्वल टू R है, यानी इज इक्वल टू कांस्टेंट है ना बच्चा। तो यानी आप एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हो, सर P1V1 अपॉन N1T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन N2T2, या सो ऑन इसको कर सकते हो, इज इक्वल टू क्या लिखोगे, आर मतलब कांस्टेंट है। और अगर एन भी N1 मोल के लिए है तो डायरेक्ट आप एक्सप्रेशन लिखते हो P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन T2। ठीक है, अब आपसे यहां तक तो ठीक है बच्चों, थोड़ा समझना मेरी बात को। अब आपसे पूछा जाए कि आर का वैल्यू एक्चुअली एक्सप्रेस क्या करता है, यानी आर का जो कंप्लीट सिग्निफिकेंस है वो क्या एक्सप्रेस करता है, यानी एक्सप्रेशन क्या है, मतलब क्या है आर का, ये जो आप आर इतना ढूंढ के रखते हो वो है क्या। तो देखो इस चीज को समझो, पीवी इज इक्वल टू बच्चा मैंने क्या बोला, एनआरटी, ठीक है, और मैंने ले लिया एन इज इक्वल टू 1 मोल, मैंने मान लिया, तुम्हारी इच्छा है मानना मना मानो, ठीक है। अब आप आर इसका एक्सप्रेशन क्या लिखोगे, सर आर का एक्सप्रेशन होगा P/T, होगा क्या, चलिए, यानी प्रेशर इनटू वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर। चलिए प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है जल्दी बता दो, फोर्स अपॉन एरिया होता है, लिख दिया, इनटू V अपॉन T, समझते जाना एक्सप्रेशन कहाँ आ जाएगा। अब आपको पता है एरिया को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेंथ का स्क्वायर लिख सकते हैं, L इंटू यानी L इंटू बी, कुछ भी, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, L³ लिख सकते हैं अपॉन टेम्परेचर, ठीक है। तो R इज इक्वल टू क्या आ गया, ये L L कैंसिल हो गया, यानी F इंटू एल अपॉन टी आ गया, F इंटू एल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है। तो R का एक्सप्रेशन एक्चुअली क्या है, समझ में आया, ये देखो, यानी R स्टैंड्स ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स ऑफ वर्क पर डिग्री पर केल्विन पर मोल, यानी R इज इक्वल टू W/T, ये याद रखना। तो कभी कोई पूछे कि आर को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, तो आर को एक्सप्रेस इसी तरीके से करते हैं, इसलिए हम इस जगह पे बड़े आसानी से लिख दिए जूल पर केल्विन पर मोल, क्योंकि वर्क का यूनिट क्या होता है जूल, टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है केल्विन, और मोल का यूनिट क्या होता है, मोल ही तो होता है, ठीक है, इसलिए हम लोग लिखते हैं जूल पर केल्विन पर मोल। तो कभी कभी ये चीजें भी आपसे पूछ देते हैं, कि एक पूछते तो नहीं है लेकिन हाँ हमारी थ्योरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत अच्छी चीज है, कि क्या एक्सप्रेशन आखिर ऐसे जूल के टर्म्स में क्यों लिखा, तो ये सीधा सीधा लिख देना, मैं यहां लिख देता हूं, द वैल्यू ऑफ आर शुड ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स ऑफ वर्क पर डिग्री केल्विन पर मोल, वर्क पर डिग्री
केल्विन पर मोल, ये याद रखना। द वैल्यू ऑफ आर शुड ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स ऑफ वर्क पर डिग्री केल्विन पर मोल। ठीक, ये आर का एक्सप्रेशन आपको समझ में आ गया, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको पूछा जाए आर की वैल्यू कैसे आप एक्सप्रेस करोगे, वो हो जाएगा। अब एक फाइनल, एनीवेज अब और ऐड नहीं करूंगा, 9 o'clock हो गए, छोड़ दो, यहीं से मैं इसको एंड करता हूँ आज का क्लास। ठीक है, किसी को अगर कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। कल एज यूजुअल आप सबको पता है बच्चों, कल टेस्ट है।